4 क्या है? मोशन इन अ प्लेन। लास्ट चैप्टर में क्या था तुम्हारा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक डायमेंशन में मूव कर रहा है। क्लियर? वेदर इट इज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, या तो अलोंग द ग्राउंड मूव कर रहा है या वर्टिकली हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट था अपवर्ड मोशन कर रहा है और वापस डाउनवर्ड कर रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन में हम यूज कर रहे थे उसमें। अब मोशन ऑफ प्लेन में क्या है कि अब आपके 3 डायमेंशनल हो सकते हैं, कि या तो अलोंग द ग्राउंड भी मूव कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सेस हो गए, और साथ में इवन जेड एक्सेस भी आपका हो गया। 3 एक्सेस कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड एक्सेस। जैसे आपका मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन अलोंग द ग्राउंड भी चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड के अकॉर्डिंग भी एक्सेस चेंज हो रहे हैं और इवन हाइट भी उसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल होंगी यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्सेस, ठीक है। अभी मोशन है स्ट्रेट लाइन में हमने सिर्फ 1 डायमेंशनल पढ़ा था, चाहे वो एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस हो, ठीक है। बट उससे पहले अब क्या हमें जानना जरूरी है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर वैसे भी पता ही है आपको। स्केलर क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? और आप क्वांटिटीज पढ़ भी चुके हो वेक्टर क्वांटिटीज अभी तक। कौन कौन सी? स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स और बताओ मोमेंटम, ठीक है, और भी अदर क्वांटिटीज आपकी आगे आती जाएंगी। टाइम क्या है? स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है, ठीक है। क्लियर हो गया स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। नाउ अब स्केलर क्वांटिटी अगर आपको ऐड करनी होती थी तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते थे, ठीक है, कि अगर सपोज 5 सेकंड है उसको 2 सेकंड में ऐड करना है तो वो 5 + 2 7 सेकंड हो जाएगा। बट वेक्टर क्वांटिटी को क्या हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? नहीं। याद करो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे कि पहले सपोज ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, उसके बाद बी टू सी मूव कर रहा है। क्लियर? ए टू बी सपोज 5 मीटर है, बी टू सी 7 मीटर है। अब डिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे बताना है तो हम सीधा 5 + 7 कर देंगे, 12 मीटर आ जाएगा। बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या होगा? ए टू सी होगा। यानी हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, यानी वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। बट अगर इसमें ये होता कि सपोज ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो 5 मीटर है, और बी टू सी उसी स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, 7 मीटर है, तो ए टू सी क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर हो जाता। यानी अगर वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब एड अप हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुई ये बात? बट अगर 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है तब आप उसे ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? तो उसको कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए अब हमें पढ़ना है वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो वेक्टर क्लियर हो गया। वेक्टर बेसिकली है क्या? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, ठीक है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे पहले? अब उससे पहले एक चीज, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? 2 वेक्टर्स को इक्वल हम तब बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन इक्वल होंगे। अगर दोनों चीज उसमें इक्वल हैं तब हम उन 2 वेक्टर्स को आपस में इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसको ऐड करने का तरीका क्या क्या है? वेक्टर एडिशन के लिए आपके पास 2 लॉज हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों को डिटेल में बता रहा हूं। और फर्दर एक और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ज्यादा वेक्टर्स को ऐड अप करना है एक साथ तो उसके लिए हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं, ठीक है। और वैसे हम एक टाइम पर 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अगर मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक टाइम पर हम 2 वेक्टर्स को ही एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो पहले, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वेक्टर को हम किस लिए यूज कर रहे हैं? पोजीशन बताने के लिए। अब जैसे सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिन से P पॉइंट पर है, क्लियर, तो जो ओपी वेक्टर है आपका यहां पर
अब ओपी वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओपी वेक्टर से हमें क्या पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल रही है। अब वो पी से शिफ्ट होके पी डैश पे चला गया, पहले पी पे था, ठीक है, ऑब्जेक्ट पी पे था, तो ओपी हमारा क्या हो गया, जैसे हम रेफरेंस बोलते थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ओपी हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया कि अपनी, ठीक है ना, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो कहां पर है। अब पी से पी डैश पे मूव हुआ, क्लियर, तो अब उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी डैश, न्यू पोजीशन वेक्टर, क्लियर, आया समझ में। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका पीपी डैश, क्लियर, और ये पीपी डैश आया कैसे, पी डैश पी या पीपी डैश एक ही बात है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो कहां से कहां मूव हुआ है वो, पहले कहां पे था, पी पे था, ओपी उसका पोजीशन वेक्टर था, क्लियर, पी से पी डैश पे मूव हुआ है, ओपी और ओपी डैश उसके पोजीशन वेक्टर हैं। डिस्प्लेसमेंट ओपी डैश क्यों होगा, ओपी डैश क्या है, पहले वो पी पे था, पी डैश पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बना, पी पी डैश या पी डैश पी, एक ही बात है, क्लियर। और पी डैश पी कैसे निकालेंगे, ओपी डैश माइनस ओपी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और वेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर एरो मार्क करते हैं, वेक्टर्स के लिए क्या करते हैं, हमेशा एरो मार्क करते हैं, क्लियर, याद रहेगा ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है दोनों चीज। नाउ अब ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, हमेशा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, क्लियर। इक्वल कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तब आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और जीरो कब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर वो वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू देन डिस्टेंस, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्लियर। ये चीज इवन आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्लियर हो गया, दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जा सकता है, जब उनके मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे, तब आपके दो वेक्टर्स को इक्वल बोला जा सकता है, क्लियर। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, वेक्टर्स को जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप या तो उसका पूरा पॉइंट लिखोगे, मतलब इस वे में, अगर पॉइंट के बेसिस पे कर रहे हो, जैसे कि हमने ओपी वेक्टर किया, ओपी उसके ऊपर एरो बनाना है, वेक्टर के ऊपर हमेशा एरो आएगा। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या करते हैं, जनरली बोल्ड लेटर्स में दे देते हैं, एरो नहीं बनाते। एनसीईआरटी में जो भी सिंबल आपका बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है वो आपका वेक्टर है, क्लियर। बट अब यहां पे अब आप कॉपी में बना रहे हो तो बोल्ड कैसे करोगे, बोल्ड करोगे तो ज्यादा शेडोइंग हो जाएगी, ठीक है। तो बोल्ड वगैरह नहीं करना है, आपको ऊपर एरो बना के दिखा देना है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे, अगर किसी साइड के बेसिस पे कर रहे हो तो आपने वो पॉइंट्स दोनों लिखने हैं, क्लियर, और एरो मार्क करना है। या अगर उसको कोई नाम दे दिया हमने, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वो वेक्टर स्मॉल लेटर से लिखना है और एरो लगाना है। अगर हमने उस वेक्टर को कोई नाम दे दिया, ए वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर वी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर एरो लगाना है और उस सिंबल को क्या करना है, स्मॉल लेटर्स में यूज करना है, याद रहेगा। अगर पॉइंट्स आ रहा है तो 2 पॉइंट्स आएंगे, अगर उस वेक्टर का कोई भी सिंबल आ रहा है तो वो एक लेटर में आएगा और स्मॉल लेटर्स में आएगा। पी डैश पी के ऊपर भी एरो आएगा, ठीक है। तो कभी भी आप वेक्टर दिखा रहे हो तो वेक्टर के ऊपर हमेशा एरो दिखाना है। अगर वेक्टर के ऊपर आपने एरो नहीं बनाया उसका क्या मतलब होगा, फिर बताओ। दैट मीन्स स्केलर और दैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड,
क्योंकि अगर वेक्टर में से हम डायरेक्शन हटा दें, देखो अब एरो का रोल क्या है, एरो हमें पता चल रहा है कि उसके साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। क्लियर? अगर हम वेक्टर हटा दें, मतलब डायरेक्शन हटा दें, तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ वहां पे उसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो हम सिर्फ वहां पे बिना एरो के उसे लिख देंगे, तो वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पे टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। अब सपोज हमारे पास एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर, अब रियल नंबर सपोज हमने लैम्डा ले लिया, लैम्डा हमारा क्या ले लिया, रियल नंबर। अब जब इसको अब क्या करना है, वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर आप कर रहे हो तो ये नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब लैम्डा ए वेक्टर बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो कि लैम्डा ए वेक्टर जो बन गया ये इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर? अगर आप किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है, उसकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगी ना। अब सपोज आपका ए वेक्टर ये था, क्लियर? अब लैम्डा फॉर सपोज हम लैम्डा इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका डबल, तो ये बन जाएगा आपका 2a वेक्टर। यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन वही रही, मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स हो गया। अब अगर सपोज ये जो रियल नंबर की बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, नेगेटिव में आपकी क्या होगी, डायरेक्शन जो एक्चुअल वेक्टर की थी वो उसकी अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? अगर सपोज अब यहां पे लैम्डा इक्वल्स टू -2 कर देते हैं हम, क्लियर, तो क्या होगा, वेक्टर का साइज तो डबल हो गया बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये बन जाएगा हमारा -2a वेक्टर। क्या नहीं, यहां पर दिखाने के लिए -2a वेक्टर हो गया ना ये, ठीक है, ए वेक्टर के कंपैरिजन में दिखाने के लिए -2a वेक्टर हो गया। क्लियर? याद रहेगा? नाउ माइनस का साइन नहीं हटेगा, वहां पे फिगर देखो आपको दी हुई है, फिगर 4.3 में ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अगर देखो आप डायरेक्शन चेंज करके वापस ए वेक्टर लिख दोगे तो फिर पता है ए वेक्टर और ए वेक्टर सेम कैसे होगा, फिर समझे, जब तक आप माइनस नहीं लगा रहे हो तो वो तो सेम दिखने लगेगा। अब 2a वेक्टर आपने दिखाया, ये 2a वेक्टर था, अब -2a अगर ये नहीं लिखो, इसको भी 2a लिख दोगे तो दे आर इक्वल वेक्टर्स, तो दे आर इक्वल वेक्टर्स ना, मतलब दिखने में तो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे ना, तो इसलिए तो -2a लिख दिया ना हमने, ठीक है। क्लियर? तो माइनस आपको हमेशा लगाना है वहां पे। नाउ वेक्टर एडिशन, अब ठीक है। नाउ वेक्टर एडिशन के 2 तरीके पहले बताए थे मैंने अभी, 3 लॉज कौन कौन से, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम सॉरी, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ तो एक जैसे ही हैं, 2 वेक्टर्स को एडिशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। पॉलीगन लॉ होता है मैनी वेक्टर्स को अगर आपको एक साथ एड अप करना है तो वो। अब इनके 2 तरीके हैं, एक तो मैथमेटिकली और एक ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो पहले हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं, ठीक है। सपोज आपके पास 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर ये है, ठीक है, या स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया ए, और एक बी वेक्टर ये आपके पास, ठीक है। अब आपको a प्लस बी करना है, तो पहले अगर ट्राइंगल लॉ से आपको इनको एडिशन करना है तो ट्राइंगल लॉ के लिए आपको क्या करना है, इनको ऐसे अरेंज करो। देखो वेक्टर की 2 चीजें, इसको टेल बोला जाता है और इसको हेड बोला जाता है, जिस तरफ एरो होता है। क्लियर? तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल कनेक्ट कर दो, ये ए वेक्टर हो गया आपका। बी वेक्टर को हमने ऐसे अरेंज किया कि बी वेक्टर का जो टेल था वो ए वेक्टर के हेड पे कनेक्ट कर दिया हमने। क्लियर? अब जो फाइनली यहां पे जो ए का टेल है और बी का हेड है, वहां से हमने उनको ज्वाइन कर दिया और एरो हमने बी वेक्टर की तरफ, मतलब बी वेक्टर का जो हेड है उस तरफ दिखा दिया। तो ये वाला जो नया वेक्टर आपका बन गया, ये होगा आपका a प्लस बी का सम। नहीं, अपोजिट इन डायरेक्शन, जिस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, देखो जिस तरफ से ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो रहा है उसकी अपोजिट इन डायरेक्शन बतानी है आपको यहाँ पे। तो वो रिजल्टेंट तभी तो बन रहा है ना, उस तरफ जा रहा है।
एक बात देखो, अपने आप सोचो, आप यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां की तरफ हुआ ना, ये यहां से यहां की तरफ हुआ, समझे? क्लियर? तो ये यानी हमें इसको नाम ट्राइंगल लॉ क्यों दिया गया है कि आपने दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स बना ली, फिर जो ट्राइंगल की तीसरी साइड है इन ऑर्डर उसकी अपोजिट डायरेक्शन कर देनी है, वो आपका वहां पे रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर? यानी जो आपकी तीसरी साइड है ट्राइंगल की, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर? अब अगर आपको सपोज a प्लस बी तो हो गया, ये कौन सा लॉ हो गया आपका? ये ट्राइंगल लॉ। क्लियर? अब पहले चलो पैरेललोग्राम लॉ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स भी इसी में करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है देखो, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है? जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, दोनों दो वेक्टर्स को एडिशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्राइंगल लॉ में हमने क्या किया, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल को कनेक्ट किया। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर को हमने ऐसे अरेंज किया कि दोनों एक ही पॉइंट से, यानी दोनों के टेल को कंबाइन कर दिया हमने, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहां तक आया? अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के पैरेलल और बी वेक्टर के पैरेलल हमने लाइंस बना ली। यहां पे ए वेक्टर के पैरेलल और बी वेक्टर के पैरेलल हमने लाइन बना ली। अब जो यहां पे डायगोनल होगा, कौन सा, जो जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे थे वहां से लेके उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के लिए जो डायगोनल हम बनाएंगे, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी ये हमारा होगा ए प्लस बी वेक्टर। आया समझ में? क्लियर? अब मैथमेटिकली अगर इसका फॉर्मूला देखो सीधे, अगर आप दोनों लॉ क्लियर हो गए, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ में हम क्या करते हैं, एक के हेड से दूसरे के टेल को कनेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में दोनों इनिशियल वेक्टर, मतलब दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मीट करवाते हैं, और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करके जो डायगोनल बनेगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब मैथमेटिकली उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो उस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है आपका, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है? क्या है रिजल्टेंट के लिए आपका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहां पे मैंने एरोज नहीं बनाए, क्यों? और यहां पर भी हम मॉडुलस बना देंगे, क्यों? क्या मतलब है इसका, कि ये हमारे उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है। डायरेक्शन तो हमारी इससे निकली, अब यहां पे तुम देख रहे हो थीटा यूज हो रहा है, तो वो थीटा है कहां हमारे पास? अगर आप ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो ध्यान से देखो, थीटा आपका बनेगा यहां पर। ठीक है? कि आपका ए से बी कितना टिल्ट है। और अगर पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो थीटा बनेगा जहां से वो दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए थे, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये थीटा कहलाएगा। क्लियर? तो कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम के लॉ से, तो थीटा आपको ध्यान से पहले वहां पे डिटरमाइन करना पड़ेगा कितना है। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया अंदर वाला होगा, बट आपको लेना तो बाहर वाला ही है ना, एंगल अंदर वाला दिया होगा, थीटा आपके लिए वही वाला है जो बाहर बन रहा है, जो यहां पे यूज होगा। क्लियर? और कॉस में आगे की वैल्यूज तो पता ही है आपको, cos 120। ठीक है? अगर थीटा अगर एक्यूट, या देखो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके 180 तक। 0 कब होगी, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपका थीटा वहां पे 0 डिग्री हो जाएगा उनके बीच में। और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर? याद रहेगा? नाउ अब ये जो एंगल है, एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। देखो, रिजल्टेंट की हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया। क्लियर? मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी आपके मैग्नीट्यूड है यहां पर।
ठीक है, और थीटा उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो उनकी डायरेक्शन के भी। अब रिजल्टेंट की हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ज्योमेट्रिकली तो हमने बता दी, बट अब हमें ये एंगल पता करना है कि ये एंगल कितना होगा, मतलब ए के रिस्पेक्ट में वो कितना ऊपर होगा। ठीक है, रिजल्टेंट तो एंगल हमें पता करना है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखो, tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, बी आपका यहां पर स्मॉल लेटर वाला ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और ये बीटा किसके साथ बन रहा था, ए वाले के साथ। ठीक है, बीटा या फाई हमने जो बोला हुआ है यहां पे। ठीक है, फाई। अब सपोज ये वाला एंगल भी आपको निकालना है, तो क्या करोगे बताओ। अब ध्यान से देखो, थीटा जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका और इसका सम इक्वल टू थीटा होगा। तो ये एंगल अगर हमने निकाल लिया है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए थीटा माइनस फाई कर देंगे। आया ये फॉर्मूला समझ में। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए ये करना है आपको, रिजल्टेंट के एंगल के लिए फ्रॉम ए ये करना है। क्लियर, थीटा वही है बेटा जो आपकी वैल्यू है। हाँ, tan फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी और ए का मतलब मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, थीटा जो एंगल यहां पे आपका फॉर्म कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे, अगर 30 या 60 या 45 दिया हुआ है, या अगर कोई और वैल्यूज है तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगी कि साइन 46 डिग्री या 47 डिग्री, तो वहां पे आपको गिवन रहेंगी वैल्यूज। क्लियर, ऊपर वाला ये वाला एंगल, हाँ, इन इस थीटा में से फाई माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। क्लियर, ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली इसका पूरा डेरिवेशन भी है मैथमेटिकली का, बट वो आपका सिलेबस अब डिलीट हो चुका है फर्दर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी एक बार करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा अगर तुम्हारे टीचर्स कहते हैं, बट जरूरत नहीं है। मेन चीज जो न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं। अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, हाँ, अब अगर आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है तो क्या करेंगे। अब ए वेक्टर सपोज ये आपका, ठीक है, और बी वेक्टर फिर से हम वही ले रहे हैं, ये है। ठीक है, अब हमें ए माइनस बी वेक्टर निकालना है। क्लियर, तो क्या करें, इसको हम लिख रहे हैं, देखो, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर का नेगेटिव ऑब्टेन कर लो और फिर इसमें माइनस कर दो। तो क्या करें, ए वेक्टर तो हमने ये लगाया, अब बी वेक्टर अगर ये है तो माइनस बी वेक्टर ये हो जाएगा आपका अपोजिट इन डायरेक्शन, तो माइनस बी वेक्टर इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। क्लियर, ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ में भी सेम चीज ही करनी है, समझ गए, मतलब नीचे की तरफ अब पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट ए माइनस बी वेक्टर, यानी हमने करा एडिशन ही, कैसे, उसका नेगेटिव पार्ट हमने ऑब्टेन कर दिया बी वेक्टर का और उसको उसमें ऐड कर दिया, तो ए प्लस माइनस बी कर रहे हैं, इसका मतलब ए माइनस बी वेक्टर ही बन गया। क्लियर, और अगर ए प्लस बी कर रहे होते तो ये था हमारा, अब देखो एंगल क्या बनेगा ए माइनस बी के बीच में, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, देखो रिजल्टेंट आपका सेम वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पे माइनस कर रहे हो, देखो ये वाला फॉर्मूला था आपका प्लस के लिए, माइनस कर रहे हो तो बस आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, या तो थीटा को अपने चेंज कर दो। देखो ए और बी के बीच में थीटा बन रहा था आपका ये वाला। क्लियर, ठीक है, अब या तो अगर आप फॉर्मूला चेंज कर रहे हो तो थीटा यही वाला ले लो, अगर थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो यहां पे प्लस वापस आ जाएगा। आई बात समझ में, किसी एक चीज को चेंज करना है, या तो एंगल को या फॉर्मूले को। क्लियर, अब जैसे पता है, देखो अभी आपका यहाँ पे थीटा क्या बनते हुए दिख रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, एक्यूट। कॉस थीटा की वैल्यू एक्यूट में पॉजिटिव होती है, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव होती है। तो अगर थीटा चेंज कर रहे हो, देखो इसका और इसका सम 180 डिग्री बनेगा,
तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो यहां पे अपने आप वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर थीटा आप चेंज कर रहे हो तो। अगर थीटा चेंज नहीं कर रहे हो तो यहां पे अपना फॉर्मूले में नेगेटिव यूज कर लो। हाँ ठीक है, क्लियर हो गए। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे करना है? हाँ मॉड्यूलस, इससे जो निकलेगा मतलब हमारा मैग्नीट्यूड निकला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला। एक और चीज, अच्छा चलो इससे याद है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है बताओ, सोचो माइंड में। एक वेक्टर नहीं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाए, यूनिट मतलब 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं? यूनिट वेक्टर को पहले लिखते कैसे हैं वो भी देखो। यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए ए के ऊपर कैप लगा दिया हमने, मतलब जो भी वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगा दिया। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर? यानी क्या, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उस वेक्टर में डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। याद रहेगा यूनिट वेक्टर। नाउ पॉलीगन लॉ भी अब एक बार फटाफट देख लो। पॉलीगन लॉ में क्या है? पॉलीगन लॉ सारे वेक्टर्स को सम करना है। सपोज आपको 3-4 वेक्टर है आपके पास, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी ये हो गया, ठीक है, 3 ही ले रहे हैं चलो, अभी 3 को हमें सम करना है। तो क्या करेंगे, सबको ऐसे अरेंज करते जाओ, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को। क्लियर? और जो भी आपका फिगर वहां पे ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये बी वेक्टर हो गया आपका, सी वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये अनक्लोज्ड पॉलीगन बन गया आपका। अब इसको लास्ट में आपको क्लोज करना है। क्लियर? तो क्लोज करने के लिए सी से ए तक लाइन बनानी पड़ेगी और इसमें डायरेक्शन अपोजिट दे दो, यानी ए टू सी डायरेक्शन दे दो। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है आपका, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। किसे? सारे वेक्टर्स को। वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे आप? वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हो? ठीक है, क्लियर? तो जो आपका लास्ट वाला आएगा, मतलब लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन जो उसे क्लोज करने के लिए यूज की जा रही है, वो लाइन आपकी रिजल्टेंट वेक्टर होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह आपके अगर ज्यादा वेक्टर्स हैं तो सबको हमें इसी वे में करना है। क्लियर? बट इसका मैथमेटिकली करने के लिए 2 वेक्टर्स को ही एक बार में सॉल्व कर सकते हैं उसी रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। पॉलीगन लॉ सिर्फ ज्योमेट्रिकली शो किया जा सकता है, मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला नहीं है उसका कि सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सको। ऐड करने के लिए 2 वेक्टर्स ही हम एक साथ ऐड कर सकते हैं मैथमेटिकली। क्लियर? यानी पहले 2 को किया, जो उसका रिजल्टेंट आया उसके साथ तीसरे वाले को किया, फिर उन तीनों का जो रिजल्टेंट आया उसके साथ चौथे वाले को किया, फिर ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है? नाउ एग्जांपल 4.1। एग्जांपल 4.1 में अब देखो क्या गिवन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो रेन जो कि डेली होती रहती है आजकल, कितनी स्पीड से आ रही है? 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई हमारे पास और डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी। ठीक है? नाउ अब हवा भी चल रही है साथ साथ, कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट टू वेस्ट ऐसे हो गया सपोज, क्लियर? इधर ईस्ट मान लिया, इधर वेस्ट मान लिया, ईस्ट टू वेस्ट कितनी स्पीड से? 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई हमारे पास। अब तुम्हें क्या करना है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। अब उसे बारिश से बचना है, ठीक है, तो वो अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करे, तो इसका रिजल्टेंट बताना है आपको। तो ये कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखो, कौन सा लॉ बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट ये हो गया, देखो इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ट्राइंगल कैसे बनाए? ट्राइंगल फिर उसको पीछे शिफ्ट करके वो दिखाना पड़ेगा। क्लियर? दोनों बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप रेन को इस तरीके से दिखा दो, वी आर 35 मीटर पर सेकेंड हो गई, और विंड ये दिखा रहे हो, मतलब ऐसे इसको इससे कनेक्ट कर दिया। क्लियर?
तो पहले वाले के हेड से दूसरे वाले की टेल कनेक्ट हो गई, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा आपका। क्लियर आया समझ में? अब यहां पर हमें बोला क्या है, एंगल निकालने को बोला है, मतलब कि किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करे। क्लियर? तो डायरेक्शन के लिए बेसिकली एंगल निकालना है, या डायरेक्शन अगर हम बताएं, देखो रेन तो हमें पता है वर्टिकली आएगी नीचे, तो ये दोनों हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एंगल क्या बन गया आपका 90 डिग्री। रिजल्टेंट क्लियर हो गया? अब रिजल्टेंट करने के लिए इसका पैरेललोग्राम लॉ अगर हम कंप्लीट करें तो ये रिजल्टेंट होगा, ये एंगल आपको निकालना है थीटा। यहां तक क्लियर है? ये थीटा आपको निकालना है। कैसे निकालो? देखो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी ये भी W यहां पर भी 12 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्लियर? आपको ये थीटा निकालना है, तो ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज हो सकती है। कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? कि ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये वाला इसके लिए क्या है बेस, और ये वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी रेशियो यूज करें? tan। तो tan थीटा, अब ये वो वाला थीटा नहीं है जो वेक्टर्स के बीच में, चाहे इसे एंगल कुछ और दे दो, बीटा दे दिया सपोज हमने, ठीक है, थीटा से कंफ्यूज मत होना, थीटा जनरली हम दो वेक्टर्स के बीच वाले एंगल को लेते हैं। तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 12/35, तो बीटा एंगल क्या आ जाएगा tan इनवर्स 12/35। अगर आप उसको डेसिमल में करके लिखना चाहते हो तो कितना आ जाएगा 0.33 अराउंड। ठीक है, और एग्जाम में आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी tan इनवर्स 0.33 की, या ऐसे गिवन होगी कि tan 19 डिग्री इक्वल्स टू 0.33, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो देखो tan 19 डिग्री इक्वल्स टू 0.33 होता है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0.33 19 डिग्री, तो बीटा इक्वल्स टू 19 डिग्री आ जाएगा आपका। ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ऐसे ही 0.343 दिया है ना, वही 33 अराउंड हो गया। tan इनवर्स ऐसे कर रहे, देखो tan 19 की वैल्यू 0.33 है, अगर हमने 19 को यहीं रखा और tan इनवर्स को वहां भेज दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 19 डिग्री इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.33। जब भी हम कोई चीज यहां से उधर भेजते हैं तो वो इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर बीटा इक्वल्स टू 19 डिग्री, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मतलब ये याद नहीं करनी आपको अलग से। ठीक है, अगर नहीं दी हुई है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.33। क्लियर हुआ एग्जांपल 4.1? ठीक है, तो अम्ब्रेला पकड़े हो गया, अगली बार तो ध्यान रखोगे किस एंगल पे होना चाहिए, वहां तो अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ ऐसे होना चाहिए, है ना।